तो हमने ये देखा कि स्टार्ट तो 0 से हो रहा है और फिर इंक्रीमेंट कर रहा है 1 2 3 इस तरह इंक्रीमेंट कर रहा है और एक सर्टेन लिमिट तक जा रहा है और वो लिमिट इस हिस्से के लिए 23 है और इसके लिए 59 है। जब वो लिमिट पे जाएगा तो वापस 0 आ जाएगा। इस तरह जब ये लिमिट पे पहुंचेगा तो वापस 0 आ जाएगा। ठीक है, आप अगर ये समझे कि इस हमारे पास हम जो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए हम दो क्लासेस यूज कर रहे हैं। एक क्लास को हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम सिर्फ टू डिजिट का जो डिस्प्ले है उसके लिए काम करेंगे। तो एक क्लास हमारे पास होगी जो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट डिस्प्ले के लिए हम लिखेंगे, 2 डिजिट डिस्प्ले के लिए लिखेंगे। ऑलराइट, ये हमारे पास एक क्लास होगी और एक सेकंड क्लास होगी हमारे पास जिसके अंदर हम पूरा क्लॉक इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग दिस क्लास। इस क्लास को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक और क्लॉक की क्लास लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो क्लासेस होंगी। अब पहले आते हैं जिस क्लास में हमने 2 डिजिट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो किस तरह होगा। ये जो 2 डिजिट्स हैं पहले हम इनको देख लेते हैं वन बाय वन कि इसमें 01 है एक और फिर 23 है। ये आपके पास R का डिजिट है 2 और ये डिजिट्स हैं मिनट के लिए। फिलहाल अभी आप इसको R और मिनट भूल जाएं और आप इसे ये समझें कि ये 2 डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट्स हैं अलग अलग। ठीक है, अगर हम ये अज्यूम करें कि ये एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट ये होगा और एक ऑब्जेक्ट ये होगा। ये समझ आ रही है आपको। ये क्लास के ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट ये होगा और एक ऑब्जेक्ट ये वाला 23 वाला होगा। ठीक है, अब जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट इस किस्म के होंगे तो इन नंबर्स के आपस में इसका बिहेवियर क्या है, इन नंबर्स का हमें वो देखना पड़ेगा और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है हमें ये देखनी पड़ेगी। इन दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है ये देखनी पड़ेगी और इनका बिहेवियर क्या है हमें ये देखना पड़ेगा। इनकी प्रॉपर्टीज ये है स्टूडेंट्स कि ये दोनों नंबर्स एक खास जगह से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं। ये भी 0 शुरू, ये भी 0 से शुरू हो रहा है और वो जो खास स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से शुरू होके इंक्रीमेंट कर रहा है 1 2 3। इसका मतलब है हमें इसका स्टार्ट वैल्यू या इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी जहां से ये ऑब्जेक्ट शुरू होंगे, ये वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। वो वैल्यू इसके साथ भी अटैच होगी, वो वैल्यू इसके साथ भी अटैच होगी। इन शॉर्ट वो वैल्यू की फील्ड आपकी क्लास में चली जाएगी। समझ आ रही बात आपको। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये मेरे पास 2 डिजिट क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, एक ऐसी क्लास जो 2 डिजिट को डिस्प्ले करेगी, 2 डिजिट को डिस्प्ले करेगी। कैसी क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके ऑब्जेक्ट हमने पहले देख लिए हुए हैं, ये उसके ऑब्जेक्ट है। इसका एक ऑब्जेक्ट 01 है, इसका एक ऑब्जेक्ट 23 हमने देख लिया हुआ है। ये क्लास सिर्फ क्या करेगी, ये क्लास 2 डिजिट को डिस्प्ले करेगी। हमने ये भी देख लिया हुआ कि जो इसके ऑब्जेक्ट है इनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज हैं और इन ऑब्जेक्ट के बिहेवियर भी हैं, इनके बिहेवियर्स भी हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इनके अंदर कि दोनों ऑब्जेक्ट, चाहे ये ऑब्जेक्ट हो चाहे ये ऑब्जेक्ट हो, ये स्टार्ट वैल्यू से शुरू होगा, एक वैल्यू से शुरू होगा और वो वैल्यू 0 होगी जहाँ से शुरू होगा। ये भी 0 से और ये भी 0 से, हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जहाँ से ये शुरू होगा। तो ये भी 0 से शुरू होगा, ये भी 0 से शुरू होगा। ठीक है, और फिर ये वैल्यू को हमने +1 करते रहना है, इसको हमने इंक्रीमेंट भी करना है और ये इंक्रीमेंट जो है ये इसका बिहेवियर है।
प्रॉपर्टीज की ये है कि इसके अंदर एक वैल्यू होगी जो स्टार्ट वैल्यू होगी, हर ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू होगी जो स्टार्ट वैल्यू होगी, और बिहेवियर इसका ये होगा दोनों का कि ये दोनों ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। कब तक इंक्रीमेंट होएगी, उसके लिए आप इन दोनों ऑब्जेक्ट में एक लिमिट भी चाहिए होगी, लिमिट भी चाहिए होगी इन दोनों के अंदर। इसकी लिमिट हमें पता है कि 23 इसकी लिमिट है और इसकी लिमिट जो है वो 59 है। इसका मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर एक लिमिट नाम का डेटा भी होगा जो कि उनकी लिमिट को होल्ड करेगा, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए वो बात वेरी करेगी। किसी के लिए वो 23 होगी, किसी के लिए 59 होगी, किसी के लिए कुछ और भी हो सकती है। यू गॉट इट? ये समझ आइए आपको बात? तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है इन ऑब्जेक्ट की? इनकी प्रॉपर्टीज ये है कि इनके अंदर वैल्यू है और वैल्यू एक स्टार्ट जगह से शुरू हो रही है जिसे हम 0 कहेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज ये है, इन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ये है, ये जो 0, 1 और 23 है, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों में लिमिट है जो कि दोनों के लिए वेरी करेगी। एक के लिए लिमिट 23 है और एक के लिए लिमिट 59 है। वैल्यू दोनों के लिए सेम है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है और बिहेवियर दोनों का ये है, इनका बिहेवियर ये है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कि इनके अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होगी दोनों में वैल्यू। कब तक इंक्रीमेंट होगी? जब तक आप लिमिट तक ना पहुंच जाए, टिल लिमिट। अगर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 23 पे जाके फिर जब लिमिट पे जाएगी तो वो वापस 0 बन जाएगी। ये इनका बिहेवियर है, इनका लिमिट का फंक्शन, इनका बिहेवियर है जिसमें हमने काम करना है। ठीक है जी। अभी सिर्फ हम एक हिस्से के बारे में सोच रहे हैं, अभी हम क्लॉक के बारे में भूले हुए हैं कि क्लॉक हमारा कैसे इम्प्लीमेंट होगा। क्या यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ क्लॉक के बारे में कि क्लॉक, जहाँ पे क्लॉक इम्प्लीमेंट होने वाला है, इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे इस क्लास को? हम सिर्फ एक हिस्से के बारे में सोच रहे हैं कि ये दोनों जो आपके पास अलग अलग नंबर्स हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनके बिहेवियर्स क्या है। आपको समझ आ रही है कि हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से आ गई और ये लिमिट कहाँ से आ गई? यहाँ इधर ये वैल्यू कहाँ से आ गई और लिमिट कहाँ से आ गई? स्टूडेंट्स? यस सर। ऑलराइट जी। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपको क्लासेस बनाना समझ में आ चुका है कि हम किस तरह क्लासेस बनाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं नंबर डिस्प्ले की। इसमें पब्लिक क्लास नंबर डिस्प्ले, इसमें इंटीजर टाइप की हम लिमिट ले लेते हैं जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए होगी। क्योंकि ये क्लास हम बना रहे हैं तो इससे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, आपको पता है उन सब ऑब्जेक्ट में एक लिमिट नाम का वेरिएबल होगा और एक वैल्यू नाम का वेरिएबल होगा, जितने भी इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे। ऐसा ही है? यस सर। इसलिए हमने उसका स्केच क्रिएट कर लिया, उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लिया कि हमारी क्लास में लिमिट एक वेरिएबल होगा और एक वैल्यू वेरिएबल होगा, जो सिर्फ हमारे पास जो 2 डिजिट है वो डिस्प्ले करवाएंगे इसके थ्रू, हम लोग वो इम्प्लीमेंट करेंगे। Now we have decided to use number display class. We can abstract over it. Specifically, we can refer to number display and clock display even though we haven't finished writing number display. हम ये काम कर चुके हैं, तो क्या हम इसके बाद ये काम कर सकते हैं कि हम एक और क्लास क्रिएट करें जिसका नाम हो क्लॉक डिस्प्ले। एक और क्लास क्रिएट करें जिसका नाम क्लास डिस्प्ले हो, ठीक है। और क्लॉक डिस्प्ले हो और उसमें हम जो नंबर डिस्प्ले हमारी क्लास है उसके 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले। यहाँ पे अभी इनिशियलाइज नहीं हुए, अभी सिर्फ क्रिएट हुए हैं, सिर्फ हमने डिक्लेयर किए हैं। ये इनिशियलाइज नहीं किए हैं, सिर्फ हमने डिक्लेयर किए हैं। आपको पता है कि इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होती है? ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होती है? सर कंस्ट्रक्टर के जरिए कंस्ट्रक्टर में होती है। तो अभी सिर्फ हमने 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं, आवर का और मिनट का। इसका मतलब ये है कि ये 2 जो ऑब्जेक्ट हैं, आवर और मिनट का ऑब्जेक्ट जो आपके पास बनेंगे, ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें फर्दर 2 वैल्यू पड़ी होंगी। एक होगी लिमिट की वैल्यू और एक होगी वैल्यू।
इसमें भी एक लिमिट होगा और एक वैल्यू बड़ी होगी। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको बात की? यस ये दोनों किसके ऑब्जेक्ट हैं? नंबर डिस्प्ले के, वो जो हमने ऊपर क्लास लिखी हुई है उसके है। और उस क्लास में सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ना? बेटा अभी हम लिखेंगे उसको, फिलहाल जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप उसके बारे में देखें। ठीक है, डिफॉल्ट चलेगा बिल्कुल, लेकिन डिफॉल्ट तब चलेगा जब आप उसको न्यू ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे। वापस आते हैं आपके नंबर डिस्प्ले क्लास के ऊपर। हमने उसके दो वैल्यू क्रिएट की थी, लिमिट का और वैल्यू का। वैल्यू हमें पता है कि इसको हमने इंक्रीमेंट करवाना है, आगे इसको हमने इंक्रीमेंट करवाना है। कब तक इंक्रीमेंट करवाना है? जब तक वो वैल्यू लिमिट तक ना पहुंच जाए। अब इस क्लास का हमने ले लिया कंस्ट्रक्टर, नंबर डिस्प्ले का हमने ले लिया कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके हमने एक इंटीजर टाइप का कोई भी आप लिमिट ले लें, यहाँ पे लिमिट ले लिया, ये सिर्फ इनिशियलाइज करवाने के लिए। आपको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस क्लास का तो उसकी लिमिट मुख्तलिफ होगी लेकिन वैल्यू जीरो होगी। लिमिट मुख्तलिफ होगी और वैल्यू जीरो होगी। तो लिमिट को हमने पैरामीटर में ले लिया और वैल्यू को हमने जीरो इनिशियलाइज करवा दिया। समझ आ रही है क्यों हमने किया? जब भी इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसमें वैल्यू हमेशा जीरो होगी, उसमें वैल्यू जीरो होगी, लेकिन लिमिट इसके लिए अगर 23 है तो लिमिट इसके लिए क्या होगी? 59 हो सकती है, लेकिन वैल्यू इसकी भी जीरो हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि इस क्लास का बिहेवियर होगा इंक्रीमेंट का, और वो इंक्रीमेंट का बिहेवियर एक खास तरीके से चलेगा कि आपके पास जो वैल्यू हमने जीरो से ली थी उस वैल्यू को वो +1 करता रहेगा। कब तक +1 करेगा? जब तक वो वैल्यू लिमिट तक ना पहुंच जाए। इसकी समझ आई आपको ये क्या काम करता है? अगर हम इस सर ये तो ऑब्जेक्ट के मॉडुलस ऊपर, का साइन है ना? बिल्कुल, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ इसका ऑब्जेक्ट जिसमें वैल्यू हमारे पास जीरो होगी और लिमिट हमारे पास, अब मैं लिमिट की वैल्यू फर्ज किया 3 रख देता हूँ। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं कर देता हूँ ND, इसको मैं ND ऑब्जेक्ट कह देता हूँ, ये मेरे पास ND ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ ND डॉट लिमिट, अगर मैं इस पे इंक्रीमेंट ND डॉट इंक्रीमेंट अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं इस पे ये मेथड चलाऊंगा ND डॉट इंक्रीमेंट, अगर मैं चलाऊंगा इसके ऊपर ये जो मैंने मेथड लिखा हुआ है, तो ये देखें वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो वैल्यू को जीरो को +1 कर देगा ये, और लिमिट हमारे पास 3 है। तो 3 1 मॉडुलस 3 क्या रिटर्न करेगा हमें? 1 करेगा 1 सर। करेगा। फिर दोबारा फिर जब मैं इसको कॉल करूंगा तो अब इसके पास जो वैल्यू है वो 1 हो चुकी है, 1 + 1 और 2 मॉडुलस 3 हमें क्या रिटर्न करेगा? 2। फिर दोबारा इसको 2 दोबारा करेगा। जब इंक्रीमेंट करूंगा तो 3 मॉडुलस 3 हमें क्या रिटर्न करेगा? 0। 0 1 0 तो रिटर्न कर। ये वही काम करेगा कि अगर यहाँ पे मैं इसकी लिमिट 23 रख दूं तो ये 0 से लेके 22 तक मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू, इंक्रीमेंट का फंक्शन, और उसके बाद 0 से 23 तक और फिर 23 तक। ठीक है, और 23 के बाद हमें वापस रिटर्न कर देगा वो वैल्यू 0। सर ठीक है, 22 तक करेगा ना? 22 तक करेगा सर, फिर चले इसकी फिर लिमिट यहाँ पर 23 रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम 24 लिमिट रखेंगे तो फिर 23। ठीक है, सही है, तो इसको हम 24 कर देते हैं। वो कोई आप उसको समझ गए इसकी लॉजिक क्या है? ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद इसी क्लास के अंदर दो मेथड और लिखे हुए हैं। गेट वैल्यू का, जो सिंपली वो वैल्यू रिटर्न कर देता है, जो आपने जो वैल्यू हमारी थी वो रिटर्न कर देगा, ये गेटर मेथड है। और एक सेटर मेथड है जो सेट वैल्यू करेगा और इसमें हम एक वैल्यू देंगे। पहले हम चेक कर लेंगे कि जो वैल्यू हम सेट कर रहे हैं वो लिमिट से वो जो 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 आपके पास वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो या बराबर हो और लिमिट से छोटी हो।
अगर वो छोटी हो तो आप जो वैल्यू हमारे पास फील्ड थी उसमें नई वैल्यू आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, सर ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो जाएगी? ये फंक्शन ओवरलोडिंग इसलिए कहते हैं कि जब फंक्शन का नाम सेम हो, ओवरलोडिंग कहते हैं जब उसका नाम सेम हो लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, उसे कहते हैं ओवरलोडिंग। यहाँ पे नाम सेम है, ये गेट वैल्यू है, सेट वैल्यू। सर इसकी क्या जरूरत है? ऊपर कंस्ट्रक्टर में तो हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है। बेटा कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूज को, जी सर। इनिशियलाइजेशन के लिए, और ये इस्तेमाल हो रहा है उन वैल्यूज को यूजर को दिखाने के लिए, गेट करने के लिए वापस, या सेट करने के लिए वैल्यू। ये गेटर सेटर मेथड है आपके क्लास के। सर हम मेन मेथड में उसे डिस्प्ले का वो मेथड यूज करके इधर क्लास में फिर भी तो करवा सकते हैं। मेन मेथड सर ये मेन मेथड इनकैप्सुलेशन हुई है ना, इसलिए गेट सेटर मेथड लगा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये मेन मेथड यहाँ पे कहाँ पे आ गया? शायद आप कुछ बहुत गलत समझ रहे हैं चीजों को। क्या ख्याल है? या आप मेन मेथड का तुक क्या बनता है? कोई तुक नहीं बनता, हम तो एक प्रॉब्लम ही और डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम 2 डिजिट्स की क्लास को डिस्प्ले करवा रहे हैं और हमने उनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर देखे और उसको हम यहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन चीज़ों को। ये तो गेट आपके पास और सेट वैल्यू हो गया, ठीक है। इसका एक और मेथड भी है जिसका नाम है गेट डिस्प्ले वैल्यू। ये आपकी वैल्यूज को 2 डिजिट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाएगा। जैसे अगर आपके पास सिंगल डिजिट वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक, तो उसके साथ कंकैटिनेट कर देगा 0 को, और अगर वो वैल्यू इससे बड़ी है 10 है तो वो वैल्यू के साथ कंकैटिनेट करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग को और रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग आपके पास। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये क्लास डिस्प्ले आपको समझ आ गई है? यस सर, वो रिकर्जन मेथड था। तो नहीं था भाई, रिकर्जन तो और चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ आपको डिस्प्ले वैल्यू करवा रहा है उसकी क्लास की। यस सर, वो समझ आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे क्लास डायग्राम की फॉर्म में लिखूंगा आपकी इस क्लास को जो मैंने अभी लिखी है, तो क्लास डायग्राम की फॉर्म में ये क्लास आपके पास होगी। ये क्लास डायग्राम है, ठीक है। पहले बॉक्स में हम इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है? नंबर डिस्प्ले, नंबर डिस्प्ले। दूसरे बॉक्स में हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर एक वैल्यू है जो कि इंटीजर टाइप की है, और इसके अंदर एक लिमिट है जो कि इंटीजर टाइप की है। फिर हम इसके मेथड लिखते हैं। इसमें एक मेथड है इंक्रीमेंट का जो कि वाइड रिटर्न करता है। इसमें एक मेथड है गेट वैल्यू का, ये मेथड है, ठीक है, जो कि इंटीजर रिटर्न करता है। इसमें एक मेथड है सेट वैल्यू का, सेट वैल्यू का, और ये इंटीजर आपके पास ले रहा है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है, कोई भी बी कह दें उसको, और ये वाइड रिटर्न करता है। और इसमें एक मेथड है गेट डिस्प्ले वैल्यू,
गेट डिस्प्ले वैल्यू का ये मेथड है, और ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। स्टूडेंट ये समझ आ गई आपको जो मैंने अभी ड्रॉ किया आपके सामने? इसे हम कहते हैं सर क्लास ये गेट डायग्राम। डिस्प्ले वाला नहीं समझ, जो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये नहीं समझ। ये इसलिए कर रहा है स्ट्रिंग वैल्यू कि जब आपके ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा तो उसमें हर एक डिजिट दो हर एक नंबर जो है वो 2 डिजिट से बना होगा। तो अगर हमने ये इंटीजर ले लिया वैल्यू, इसको हमने 0 से लेके डिस्प्ले करवाया 9 तक, तो जब इसको हम गेट करेंगे तो ये तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 आएगा। हमें चाहिए 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, ये चाहिए ना हमें। इस तरह यहाँ पे भी हमें यस सर। 0 0 0 1 चाहिए। तो ये काम करने के लिए के साथ 0 कंकैटिनेट हो जाए, इसलिए ये काम किया गया है। ओके सर, सब समझ आ गया। अब आपको क्लास डायग्राम समझ में आ गई? हमारी क्लास में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या बिहेवियर है, क्या क्या मेथड है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और ये क्यों है यहाँ पे ऐसे। इसका अभी कोई लिंक नहीं है कि आपने इसे कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। अभी ये इंडिपेंडेंट आपके पास इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। टॉक डिस्प्ले सर जी, सर मैं एक्लिप्स के अंदर प्रोजेक्ट बनाए बगैर क्लास नहीं बना सकते? प्रोजेक्ट बनाना लाजमी होगा? बगैर बॉडी क्लास? अच्छा सवाल है, बना सकते हैं आप उसके बगैर भी, लेकिन जो मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट आर नथिंग बट टू मेंटेन योर कोड इन अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है। उसके बगैर भी आप मेरे यहाँ पे एक न्यू फाइल लेके क्लास बना सकते हैं और उसको आप चला भी सकते हैं। एक न्यू फाइल लेंगे, न्यू क्लास लेंगे, तो उसमें आप क्लास लेके उसको चला भी सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड टू मेंटेन योर कोड इन अ सिस्टमैटिक वे, कि आपका पता हो कि आपकी फाइल्स कहाँ पड़ी हुई है। उसके बगैर भी बन सकता है, डेफिनेटली उसके बगैर बन सकता है। तो हमारे पास क्लास का नाम था नंबर डिस्प्ले, ठीक है। हमने क्लास डायग्राम डिज़ाइन की हुई है पहले से, हमें पता है कि इसके अंदर किस किस्म की फंक्शनैलिटी इस्तेमाल होगी, वो सारा आइडिया हमें पहले से होता है। अगर हम उसके बगैर काम करेंगे तो हम रास्ते में कहीं भटक सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट इंटीजर लिमिट है, प्राइवेट इंटीजर और वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने लिखा था कंस्ट्रक्टर, पब्लिक नंबर डिस्प्ले नाम का कंस्ट्रक्टर था, जिसमें हमने एक इंटीजर टाइप की जूम कर दे। यस सर। इसमें हमने लिमिट ले ली। ये थोड़ा सा कोड फर्क हो सकता है, उसको आपको आइडिया होना चाहिए क्यों फर्क है। इसके अंदर वैल्यू हमने 0 रखवा दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, और दिस डॉट लिमिट को हमने, ये जो लिमिट हमारे पास पैरामीटर आ रहा है इसके लिए रखवा दिया इक्वल्स टू लिमिट। ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास बन चुका है। अब एक आपका मेथड था इंक्रीमेंट का, तो पब्लिक वाइड इंक्रीमेंट मेथड था, और इंक्रीमेंट के अंदर हमने वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू प्लस सर हमने इंक्रीमेंट को वाइड क्यों लिखा है? रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू, ये कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा है। सिर्फ इस जो इंटरनल वैल्यू है आपकी क्लास की उसको इंक्रीमेंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे।
सर जब रिटर्न नहीं करा तो वहाँ पर वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी? वैल्यू रिटर्न नहीं कर तो इंक्रीज कैसे सर होगी? एस वैल्यू, सर वो बिल्कुल सही, वैल्यू के स्पेलिंग गलत लिखी है बिल्कुल लाइन सही, नंबर 12 पे। ठीक है। अब इनका सवाल जो है कि अगर ये रिटर्न नहीं कर तो इंक्रीज कैसे होगी? ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू की इनिशियल वैल्यू आएगी 0। जब हम इस ऑब्जेक्ट जिसका नाम हम O1 रख देते हैं, हम जब O1 डॉट इंक्रीमेंट इसके ऊपर मैसेज पास करेंगे, इसको जब मैसेज पास करेंगे तो ये इसकी इंटरनल वैल्यू है वो 0 है, तो 0 को लेके उसके अंदर +1 कर देगा और उसको मॉडुलस करेगा लिमिट के साथ, जो भी लिमिट होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को ये मैसेज पास करना है इंक्रीमेंट का। जब इसको हम यूज करेंगे सर तो लिमिट यूजर डिफाइन होगी? लिमिट तो आपको पता है कि हमारी क्लास एग्जांपल के अंदर जो लिमिट है वो एक ऑब्जेक्ट की 23 है, 24 है और एक ऑब्जेक्ट की 60 है। यूजर डिफाइंड भी सर हो हम सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम के मुताबिक ये है अभी। हाँ जी। सर हम यहाँ कंस्ट्रक्टर में फिर लिमिट को पास क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज भी तो कर सकते थे। देखिए हर ऑब्जेक्ट में इसलिए पास करते हैं कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक ऑब्जेक्ट इसका बनता है मिनट के लिए और एक ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे आवर के लिए, तो दोनों में लिमिट मुख्तलिफ नहीं होगी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसलिए इसलिए हमने यहाँ पास किया उसको। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आपको बात स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर इसका पब्लिक इंटीजर गेट वैल्यू गेटर मेथड लिख देते हैं और गेटर मेथड में हम सिर्फ रिटर्न करेंगे दिस डॉट वैल्यू। ये थोड़ा सा कोड मैं चेंज कर रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि ये लेक्चर मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ठीक है। पब्लिक void set value integer replace value, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ रिप्लेस वैल्यू का, इफ रिप्लेस वैल्यू greater than equal to 0 and replace value is less than equal to less than limit है, तो फिर आप इसको this dot सर हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर गेटर मेथड ना बनाएं और इसकी जगह पर एक डिस्प्ले का मेथड बना लें और उसके अंदर वैल्यू को डिस्प्ले करा दें और फिर नीचे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले मेथड को कॉल कर ले। बेटा बात तो एक ही है, गेटर में सेटर का काम भी, जिसमें सिर्फ गेटर का काम डिस्प्ले करवाना होता है, सेटर का काम होता है म्यूटेशन करवाना। तो डिस्प्ले के फंक्शन में जो लॉजिकल बात बनती है वो गेटर की तो बन सकती है, लेकिन सेटर की बात डिस्प्ले के मेथड में नहीं लॉजिक बनती है उसकी, ठीक है। हम करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का मेथड रिटर्न करवाएंगे और गेट डिस्प्ले वैल्यू मेथड लिखेंगे हम, if आपके पास this dot value is less than 10 है, अगर वो 10 से छोटी है तो हम यहाँ पे concatenate करवाएंगे, रिटर्न करवा देंगे 0 स्ट्रिंग को प्लस के साथ वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास this dot value, तो ये हमारे पास कंप्लीट ही बन जाएगा, वो 0 ये स्ट्रिंग बन जाएगी, 0 साथ कंकैटिनेट होएगा अगर वो वैल्यू 0 से लेके 10 से नीचे है। और एल्स केस में हम उसे रिटर्न करवा देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ प्लस दिस डॉट वैल्यू को। ये कोड हमने वहाँ देखा था और ये कोड यहाँ मैंने आपके सामने कर भी दिया। यहाँ तक कोई इश्यू है तो मुझे बताएं। नो सर। सर ये रिप्लेस वैल्यू का एक बता दें। रिप्लेस वैल्यू अगर आपको वैल्यू सेट करनी पड़ती है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमारे पास लिमिट तो हमने फिक्स की हुई है ना कि लिमिट इसकी 23 है तो वही रहेगी जो स्टार्ट में है, जो 24 है तो वही रहेगी, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो कंस्ट्रक्टर ने उसको 0 रखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस 0 की जगह पे ये जो मेरे पास टाइम का सपोज ऑब्जेक्ट है, इस टाइम के ऑब्जेक्ट में
मैं इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ 25 से, तो मैं इस जगह वैल्यू दे के 25, तो इसके अंदर ये 25 सेट करवा सकता हूँ, तो यहाँ 25 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्लास आ गई जिसमें इसका सिर्फ एक काम है कि ये क्लास हमारे पास ये काम करती है कि ये 2 नंबर को डिस्प्ले करवाती है और उनको इंक्रीमेंट करवाती है, और कोई काम नहीं कर रही है। अभी हमें कहीं नहीं पता कि इसको इस तरह के नंबर को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, इस तरह के नंबर को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। इस तरह के नंबर को हम मंथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, मंथ काउंट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के नंबर्स को हम, इस तरह क्लास को, ये जो क्लास आपके पास है यस सर, डे ऑफ कर सकते हम हैं। यस इसको सर कर सकते डे हैं। ऑफ मंथ में यूज कर सकते हैं, डेज ऑफ मंथ के अंदर हम इसे क्लॉक में यूज कर सकते हैं, इस क्लास को कर सकते हैं ना, डे ऑफ मंथ में क्लास में यूज कर सकते हैं इसको। हम इसको 2 डिजिट ईयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 डिजिट ईयर में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। यस सर। हम उसको मंथ Yes, ऑफ sir. ईयर में यूज कर सकते हैं इस क्लास को, मंथ ऑफ ईयर के अंदर। यस सर। तो ये मुख्तलिफ जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। और हमें भी ये जो आपके पास जावा की लाइब्रेरीज है, जिनको ये बात मेरी समझ में आ रही है, वो आप समझ लें कि मेरी तरफ से तो वो सारे लोग कामयाब ठहर गए हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगता है, जो अभी जिसको आप यस बोल रहे हैं। एंड इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, देन यू आर गेटिंग टू द कोर ऑफ द ऊप, कि ऊप का असल में इस्तेमाल क्या है और जावा जैसी लैंग्वेज का असल यूज किस तरह हो सकता है। आपने जो क्लासेस अभी यूज भी करेंगे आगे फर्दर जावा की एपीआईज में से, वो भी लिखने वालों ने लिख दी हुई हैं, वो आप जहां मर्जी यूज कर लें उनको, वो लिखने वाले का गर्ज नहीं है कि आप उसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्लास आपकी 2 डिजिट के साथ डील करेगी, और इसे हम कहते हैं आपने कर लिया मॉड्यूलराइजेशन कर लिया, और आप सिंगल मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपने बाकी सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट अवे की हुई हैं, आपने सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट अवे की हुई हैं, आपको नहीं कर सके कल को ये कहाँ यूज़ होगी। You have abstracted away every other thing. You are focusing on this single class only. अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं, उसके लिए आप नई क्लास यहाँ क्रिएट कर लें। अभी हमारा यूज का होगा क्लॉक के अंदर, तो न्यू में जाके हम क्लास में जाके सर जी बेटा। सर अभी आपने कहा कि मंथ ऑफ द ईयर के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। सर एक दफ़ा एग्जांपल ले दें छोटी सी, कि किस तरह। देखिए आपके पास जो मंथ ऑफ द ईयर है उसकी लिमिट है 12। यस सर। तो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर उसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 12। सर इसका मतलब है कि एक साइड की डिजिट्स मंथ रिप्रेजेंट करेंगे और एक साइड के डेज। बिल्कुल नहीं, हम ये करेंगे अगर आपको ये मंथ का ऑब्जेक्ट बनाना है इसके थ्रू। अभी तो हमने आवर और मिनट का बनाया ना, अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, ये यस देखिए सर। मैं लिखता हूँ प्राइवेट नंबर डिस्प्ले और यहाँ पे मैं कहता हूँ आर, प्राइवेट नंबर डिस्प्ले और मिनट्स। तो क्या मैं यहाँ बना सकता प्राइवेट नंबर डिस्प्ले मंथ्स, ये बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना। अब मंथ में क्या होगा, लिमिट 13 हो जाएगी और वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी सॉरी, फिर 1 से लेके 13 तक वैल्यू जाएगी, 13 पे बाद फिर से 1 पे आ जाएगी वैल्यू। सर इसका मतलब है कि हम सिर्फ क्लॉक के लिए वो 2 यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं उस क्लास को। मंथ के लिए हम सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करेंगे उसको यूज़। बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने उस क्लास को यूज कर रहे हैं फॉर क्लॉक। ये देखिए हमारे पास इसका नंबर डिस्प्ले का आवर आ गया और नंबर डिस्प्ले के मिनट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमने आवर्स और मिनट्स की 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। अब आप सोचें तो यहाँ पे ये जो आवर का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर फर्दर 2 फील्ड है, एक वैल्यू की है और एक लिमिट की है। मिनट्स के भी ऑब्जेक्ट में फर्दर 2 फील्ड है, एक वैल्यू की है और एक लिमिट की है। जब हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे फिर समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट क्या होगी। वैल्यू 0 होगी और लिमिट दोनों के लिए फर्क होगी। अब क्योंकि हमने इस क्लास के अंदर, आवर क्लास के अंदर हमने ये पूरा एक क्लॉक डिस्प्ले करवाना है, ये वाला क्लॉक डिस्प्ले करवाना है, जहाँ पे इस तरफ आर होगा, दरमियान में सेमीकोलन होगा और इस तरफ मिनट होगा।
तो ये एक स्ट्रिंग से बन रहा है मेरे सब, ये एक स्ट्रिंग बन रही है पूरी। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। इस क्लॉक की जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग टाइप होगी। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नंबर डिस्प्ले। किसके लिए? जहाँ पे ये दोनों चीजें कंबाइन होंगी, इसके लिए मैंने नंबर डिस्प्ले की स्ट्रिंग ले ली है, ठीक है, या डिस्प्ले स्ट्रिंग, जो भी आप उसको वैल्यू देना चाहते हैं। जी सर मैंने एक बात पूछनी थी कि अभी यहाँ पे आपने 2 को यूज़ किया, उस क्लास को 2 दफ़ा यूज़ किया, तो हमने ये टाइम मतलब क्लॉक को डिस्प्ले करवा लिया। अगर हम 3 टाइम यूज़ करते हैं तो डे, मंथ और ईयर को वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, हमारे उसके थ्रू हम पास सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड भी साथ कर सकते हैं। सर हमारे पास जो मतलब मंथ के जो डेज होते हैं वो वेरी करते हैं हर मंथ के, मतलब तो फिर वो किस तरह करेंगे? उसकी तो लिमिट हाँ, एक नहीं होगी, स्पेसिफाइड लिमिट नहीं होगी। ये बात अच्छी बात आपने की है कि क्योंकि प्रॉब्लम आपकी चेंज हो चुकी है, तो फिर आपको हर एक मंथ के लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, या जो आपके पास कॉमन मंथ है उनके लिए आप ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट करेंगे कि ये जो 31 के मंथ है सारे, 31 के मंथ है, ये सारे 30 के महीने हैं, ये जो है वो 28 का महीना है, तो फिर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि लिमिट हर जगह डिफरेंट हो जाएगी उसकी। आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप जितने भी मंथ है उन सब के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, कि आपके पास 12 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, 12 ऑब्जेक्ट्स फॉर ईच मंथ। ऐसा भी कर सकते हैं। जनवरी का ये ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टार्ट वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो 31 होगी। फिर फेब का आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस तरह। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 30 और 31 वालों को दो, मतलब सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक में 30 वाले और एक में 31 वाले। कोई बॉन्डिंग नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इस तरह सोचने के ऊपर आपको बताना है सोचना कैसे है, काम कैसे करना है। ये हर डेवलपर की, हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अपनी अप्रोच होती है। हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में, हर एक सॉफ्टवेयर में जो काम करने का मेथड है वो आपको नहीं समझ आता कैसे किया गया है, बस आपको काम नजर आ रहा है, दैट्स गुड। तो अगर आपको लगता है कि वैसे काम हो सकता है, वैसे आप कर लें, जैसे भी आपको सही समझ आता है। सही असल बात यह है कि क्या आपको काम करना आता है या नहीं आता। आपकी स्किल ये चेक होती है कि क्या आपको काम करना आता है कि नहीं आता। किस तरह काम करते हैं वो सेकेंडरी चीज़ है, वो बाद में देखते हैं लोग कि अच्छा आप ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसे काम करते हैं। आप अपना कोडिंग स्टाइल चेंज करें, आप क्लासेस को समझने का तरीका चेंज करें, वो आपकी ट्रेनिंग होती ही है हर जगह पे जाके। आप किसी भी इदारे में जाकर सीधे काम पे नहीं शुरू हो जाते हैं कि मुझे जो काम आता है मैं शुरू हो गया हूँ वहाँ पे। पहले आप अपना अपना काम करने का तरीका सीखते हैं, फिर आप उनके जाके कोडिंग स्टैंडर्ड सीखते हैं, उनका तरीका सीखते हैं, फिर आप वहाँ पे जाकर कोडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। पहले वो कुछ वक्त आपको लगाते हैं कि हमारी एप्लीकेशन समझे कैसे काम कर रही है। तो अगर आपको ऊप पढ़नी आती है, अगर आपको कोड पढ़ना आता है, कोड लिखना आता है, तो आप बहुत जल्दी उनके एप्लीकेशंस को कैसे काम कर रही हैं वो सीख जाते हैं। अल्टीमेटली नॉट 100%, बट यस यू गॉट द वर्किंग नॉलेज, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इस क्लॉक डिस्प्ले का एक कंस्ट्रक्टर है ये, और इसमें हमने देखे ये आवर को डिस्प्ले इनिशियलाइज करवाया हुआ है विद लिमिट 24, और मिनट को डिस्प्ले इनिशियलाइज करवाया विद मिनट 60, विद लिमिट 60। यहाँ पे समझ आ गई बात आपको? तो इसके अंदर हम पब्लिक, तो ये लिमिट्स पास हो रही थी ना? बिल्कुल ये लिमिट पास हो रही थी। अगर आपको अपनी क्लास जाकर देखें तो वहाँ ये लिमिट का ही आता था, ठीक है। तो हमने आर्ट्स यहाँ पे लिए इक्वल्स टू न्यू नंबर डिस्प्ले, और इसके अंदर हमने लिमिट पास कर दी 24 फॉर द आवर, और मिनट्स इक्वल्स टू न्यू नंबर डिस्प्ले, और इसके लिए लिमिट हमने पास कर दी 60। ये आप एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हो कि अब आपने अपने नंबर डिस्प्ले की जो क्लास थी, यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है कि उसका नाम क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आपने उसको आवर का नाम दे दिया या मिनट का नाम दे दिया, और फिर आपने आवर और मिनट की लॉजिक के मुताबिक उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो जो आपने नंबर Yes, डिस्प्ले sir. जो डेटा टाइप में लिखा हुआ है जी वो सही समझ और नहीं मिनट सही ऑब्जेक्ट्स हैं ये नंबर डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, क्लास के।
ये ऑब्जेक्ट्स हैं नंबर डिस्प्ले क्लास के। यानी तो कि फिर हमने आपके प्राइवेट पास क्यों लिखा इनके साथ? ये प्राइवेट क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये विद इन दिस क्लास ही यूज होंगे, ये बाहर यूज नहीं होंगे इस क्लास से। इन शॉर्ट सर जैसे एक जी सर आपने जो नंबर डिस्प्ले एज अ डेटा टाइप लिखा हुआ है ये समझ नहीं आया तो देखिए एट्रीब्यूट्स आप समझ देखिए आप एक बात आप ध्यान में रखें, व्हाट इज डेटा टाइप? व्हाट इज डेटा टाइप? ये आपको डेटा की टाइप बताते हैं। लाइक हम कहते हैं कि इंटीजर आई, ठीक है, आई की टाइप क्या है? आई की टाइप क्या है? इंटीजर। तो यही बात आप यहाँ पे नोट करें। नंबर डिस्प्ले आर्ट्स, आर्ट्स की टाइप क्या है? नंबर डिस्प्ले। और नंबर डिस्प्ले क्लास है। नंबर डिस्प्ले। और नंबर डिस्प्ले खुद क्या है? क्लास। क्लास है। तो इन शॉर्ट आप एक टाइप वाला काम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये दो वेरिएबल ले रहे हैं, दो आप इंस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, एक क्लास के। सर अगर क्लास में मतलब स्ट्रिंग भी था, इंट भी था, डबल भी था, फिर वो किस तरह जानेगा कि मैं कौन सा डेटा टाइप दिखा रहा हूँ? अगर क्लास में, किस क्लास में? इस क्लास में। जी नंबर डिस्प्ले में हाँ नंबर अभी डिस्प्ले तो इंट एक, भी था। देखिए बेटा जो नंबर डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों वैल्यूज होंगी, ये दोनों स्टेट उसके अंदर होंगी, लिमिट और वैल्यू। ये किसका ऑब्जेक्ट है? नंबर डिस्प्ले का। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके एक और क्लास में यूज कर लूँ क्लॉक डिस्प्ले में, तो क्लॉक डिस्प्ले में मैंने इसके दो इंस्टेंस यूज कर लिए, आर का और मिनट का। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट मेरे पास बन जाएंगे इस क्लास के अंदर, वन फॉर द आर एंड वन फॉर द मिनट। आर के लिए भी मेरे पास वैल्यू की वैल्यू होगी और लिमिट की वैल्यू होगी, और मिनट के लिए भी मेरे पास वैल्यू होगी और लिमिट होगी। जहाँ पे मैंने वैल्यू 0 दी है, वैल्यू 0 दी है। आर के लिए मैंने लिमिट रखी है 24 और इसके लिए लिमिट रखी है मैंने 60। आप समझ आ गए सर? सर ये जो आपने लास्ट वाला मेथड बनाया पब्लिक क्लॉक डिस्प्ले, ये बता दें एक बार ये क्यों बनाया है? बेटा जब भी आप इन ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, क्लॉक के अंदर जो वैल्यू डिस्प्ले आपके पास होगी, तो वो 1,1 नहीं होगी, एक 1:01 ऐसे नहीं होगा, वो होगी 01,01। तो ये सिर्फ 0 साथ लगाने के लिए लगाया हुआ है कि अगर वैल्यू लेस देन 10 है, अगर लेस देन 10 वैल्यू है, वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है, तो आपके पास 0 कंकैटिनेट साथ हो जाए, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो फिर 10, 11, 12 इस तरह डिस्प्ले हो। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर हम लगाएंगे टाइमर टिक का इवेंट, और टाइमर टिक के अंदर जो मेथड है, ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ये सारा काम कर रहा है आपका। इसके अंदर हम कर रहे हैं मिनट डॉट इंक्रीमेंट। जो मिनट का ऑब्जेक्ट बना होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और फिर इंक्रीमेंट करने के बाद वो वैल्यू, हम वो वैल्यू गेट करेंगे। अगर वो वैल्यू 0 हो चुकी है, क्योंकि जब वो 23 के बाद 0 होगी, 0 का मतलब ये है कि हम आवर डॉट इंक्रीमेंट कर देंगे, तो एक और ऑब्जेक्ट आपके पास जो आवर का होगा उसके अंदर हम 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर हम डिस्प्ले 59 करवा के देंगे बाद उसको। इंक्रीमेंट 59 के बाद नहीं होगा 0। सर ये 60 के बाद ही इंक्रीमेंट होगा, 60 60 के बाद क्योंकि 60 मिनट्स में बिल्कुल इंक्रीमेंट होगा। बिल्कुल बेटा, ये 24 है या 60 है, ये आप इसको देखें, आप लिमिट पे देखें जो काम हो रहा है उसके ऊपर आपको समझ आ रही है क्या काम कर रहे हैं। यस सर, सर ये तो ये इजी है। जो मिनट का ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको मैसेज पास हो रहा है, और फिर उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं हम। अगर वो वैल्यू 0 पे आ गई तो फिर हम आवर में इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे वो वैल्यूज को। ठीक है, आपके लिए इजी है, लेकिन क्या सब लोगों के लिए इजी है या नहीं है, ये सवाल है। यस सर। क्या नहीं सब सर लोग, इतना इजी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप सब लोगों की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। यस सर। तो हमारे पास मेथड है पब्लिक वॉइड का, टाइम टिक का मेथड है,
और इस टाइम टिक के अंदर ये जो हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया हुआ है मिनट्स का, इसको हम यहाँ करेंगे इंक्रीमेंट, यहाँ पे इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे और मिनट्स डॉट इंक्रीमेंट इसकी, ठीक है। अब इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आपने देखे हैं, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे मिनट्स की वैल्यू थी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो v के अंदर 0 पड़ा हुआ था और लिमिट में इसके 24 था। जब इंक्रीमेंट करेंगे तो v की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस वन वैल्यू को हमने मिनट्स गेट, को देखना सर, सॉरी आप आवर्स की बात कर 60, बिल्कुल बिल्कुल ये 60 होगी, ये 60 होगी, ठीक है। तो जब ये 1 हो जाएगी तो उस 1 को हमने गेट करना है, उसके लिए हम चेक करेंगे इफ मिनट्स डॉट गेट वैल्यू, ये हमें वैल्यू देके आएगा, आपको पता है वो रिटर्न करवा रहा है वैल्यू। अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगी तो इसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट दूसरा है आर वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी v की वैल्यू 0 थी और लिमिट की वैल्यू इसमें 24 थी। तो फिर जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब है एक सर्कल पूरा हो गया। तो उस सर्कल पूरा होने के बाद हम आर्स के अंदर आर स्टार इंक्रीमेंट कर देंगे, उसकी वैल्यू हम 0 के बजाय यहाँ पे 1 कर देंगे और फिर यहाँ पे हम अपडेट डिस्प्ले करवा देंगे। ये मेथड है जो भी हम लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई आपको बात? अपडेट डिस्प्ले वाला हमने डिस्प्ले के नाम से नहीं बनाया था मेथड? नहीं, वो उस क्लास में था, इस क्लास में नहीं था भाई। इस क्लास का डिस्प्ले जो होगा वो दोनों डिजिट्स की जो दोनों वैल्यूज हैं वो ये डिस्प्ले करवाएगा, जो इस क्लास का डिस्प्ले होगा। सर ये बैक एंड पे जो वर्किंग होती है मिनट के ऊपर के, वो 60 सेकंड्स के बाद इंक्रीमेंट करेगा, वो किस तरह होगी? वो किस तरह होगी, देखिए आपने जब मिनट्स के ऊपर इंक्रीमेंट कॉल किया तो मिनट्स का जो वैल्यू 0 थी अब 1 हो गई। फिर आपने चेक किया 0 तो नहीं है, वो 0 नहीं है, तो फिर दोबारा टाइम टिक का इवेंट आप कॉल करोगे तो ये 2 हो जाएगी। इस तरह ये पीछे बैकएंड पे वैल्यू हो रही है और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जब ये 60 होके और 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो आपके पास 0 से लेकर जो 59 तक है वो पूरे हो जाएंगे उसके सेकंड्स, और फिर आपके पास और यहाँ पे 1 की बजाय 2 हो जाएगा। सर ये सारा काम तो हम मैनुअली कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली एक लूप में चले तो उसके लिए फिर थर्ड क्लास बनानी पड़ेगी? नहीं, वो सारा काम इसके अंदर ही करेंगे, लूप वाला काम, ठीक है। वो काम आप क्लाइंट में भी करेंगे अभी, लेकिन वो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद सेट टाइमर का मेथड है। यहाँ पे आप सिर्फ क्लॉक का टाइम सेट करेंगे। आप दो वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर टाइमर, इंटीजर मिनट का, और आवर्स डॉट सेट वैल्यू में आवर की वैल्यू सेट कर देंगे और आवर डॉट सेट वैल्यू मिनट डॉट सेट वैल्यू में मिनट की वैल्यू सेट कर देंगे और फिर अपडेट डिस्प्ले करवा देंगे। गेट टाइम करेंगे तो डिस्प्ले स्ट्रिंग उसमें रिटर्न हो जाएगी जो आपका वेरिएबल था, और डिस्प्ले स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे आवर्स डॉट गेट डिस्प्ले वैल्यू और दरमियान में सेमी कॉलन और उसके बाद मिनट्स डॉट गेट डिस्प्ले वैल्यू ये करवा दिया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, ये समझ आ गई आपको यहाँ तक? जी सर एक बार इसको चला के इसको चला के तो आपको मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इसी के रेलेवेंट एक असाइनमेंट भी चाहता हूँ, जो असाइनमेंट मैं आपको अपलोड कर दूंगा इस वीकेंड पे। तो ये पूरा क्लास आप टाइप करोगे और उसके बाद इसका क्लाइंट आपको टाइप करना पड़ेगा। उस क्लाइंट में आपको वो क्लाइंट कोड में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये 2 क्लासेस आपने बना ली होगी, तो फिर तीसरी क्लास में आप इनका बनाएंगे क्लाइंट। तो यहाँ पे हम इसका न्यू क्लास लेके एक क्लाइंट क्रिएट करेंगे जिसको हम कहते हैं क्लॉक डिस्प्ले टेस्ट। ये क्लाइंट, और उसमें हम लिखेंगे मेन मेथड, उसमें हम मेन मेथड लिखेंगे। उस क्लास के अंदर हम इस क्लास को यूज करेंगे इसके अंदर मेन मेथड में, और यहाँ से हम फिर वो, और जब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होंगे, तो फिर हम यहाँ पे वो क्लॉक डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो क्लाइंट कोड भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले कोड आपके पास मौजूद है स्लाइड के अंदर, आप इसको टाइप करिएगा
और आप इसे चला के देखिएगा, ठीक है? तीनों क्लासेस को आप चला के देखिएगा। जी बेटा। सर ये टाइम टिक वाला फंक्शन एक बार मेथड सिखाएं, ये वाला टाइम टिक। टाइम टिक का मेथड ये काम करता है कि आपके पास ये जो आर का एक ऑब्जेक्ट है और मिनट का ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके जो हमने यहाँ इनिशियलाइज करवा लिए हुए हैं, और इनमें हमने वैल्यू दे दी हुई है 0 और इसमें लिमिट की वैल्यू 24 है। फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू हमने 0 दी हुई है उस क्लास के मुताबिक, और लिमिट हमारे पास 60 है, ठीक है? फिर जब हम इसको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमारे पास आर का है और ये मिनट का है, हम जब मिनट डॉट इंक्रीमेंट कॉल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू 0 थी वो वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर दोबारा कॉल करेंगे तो वैल्यू 1 की बजाय 2 हो जाएगी, फिर दोबारा वैल्यू 2 की बजाय 3 हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू 0 होती है तो फिर अगर ये वैल्यू 0 होती है, मिनट की वैल्यू 0 होती है, मतलब आपने 60 मिनट पूरे कर लिए हैं, तो फिर आप आर की वैल्यू 1 कर दोगे। ये इसलिए काम होगा। मतलब फॉर लूप लगा के उधर उसका इंक्रीमेंट करते करते जाएंगे जब तक वो 60 तक ना पहुंचे। एग्जैक्टली मेन ठीक है, मेथड लिमिट में। तो आपके पास है, बिल्कुल। उसका क्लाइंट कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये क्लासेस कोड भी आपके पास शेयर है, और आपने इसको चलाना है इसको के फिर मैं आपको असाइनमेंट भी उसके मुताबिक ही हो जाएगी, ठीक है? सर असाइनमेंट के बाद क्विज लीजिएगा, क्योंकि इस असाइनमेंट में वो जो पॉइंट्स है ना वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे और क्विज अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्लास असाइनमेंट में कोई पॉइंट आपके क्विज के रेलेवेंट क्लियर नहीं होंगे, क्विज आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, असाइनमेंट आपकी प्रैक्टिकल होगी। लेकिन मैं आपको जो एक चीज़ लास्ट बतानी है वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं, ऊप में कहते हैं इसको कंपोजिशन कहते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक क्लास जो क्लॉक डिस्प्ले है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो वेरिएबल्स हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो किसी और क्लास के हैं। मतलब जैसे आपके पास जो चेयर है वो बनी हुई है, उसके लेग्स हैं 4 और उसके 2 आर्म हैं, उसकी बैक रेस्ट है, ये कंपोनेंट है क्लास के। और इस तरह जो एक क्लास है उसके जो फील्ड है वो किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसे कहते हैं कंपोजिशन। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। इवन आपने एक फेमस सुना हुआ है इनहेरिटेंस, हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस को। ये इनहेरिटेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो बुक्स कहती हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और वैसे भी अगर आप इसको डेवलप खुद भी करेंगे, कि मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इनहेरिटेंस का मतलब वो भी ज़रूरी है, लेकिन कंपोजिशन ये होता है कि एक क्लास के जो फील्ड हैं, जैसे इस क्लास के फील्ड हमने देखे हैं क्लॉक डिस्प्ले के, ये फील्ड जो है वो किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसे हम कहते हैं कंपोजिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर को आप बार बार सुने और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सर कल फिर क्लास होगी ना? सर कल बेटा क्विज है, अगर आपको मैंने आपको वही बात कही है, और वो क्विज का तो मैं